नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मैथ्स का सेशन में। और आज मैं आप सभी के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इसे बहुत बच्चे जानते भी होंगे और जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं उनके लिए भी जानना नेसेसरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कम से कम आपका 30% कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानेंगे, क्योंकि अगर आप एक दिन में इसे ख़त्म करते हैं तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसे समझिए कि ये क्या होता है, इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं और हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है, इसका डिस्कवर कब से कब हुआ। और ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी एनसीईआरटी के खास करके जितने भी फॉर्मूला उन सभी को प्रूव्ड करेंगे और एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉलेज के लिए जो जितने भी क्वेश्चन है वो उन सभी को मैं कवर कराऊंगी। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलते होंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री जब आप वर्ड्स बोलते होंगे तो इसमें 3 वर्ड्स का उच्चारण होता है। कौन कौन उच्चारण होता है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ट्री। ट्री का अर्थ होता है 3 मीन्स 3। और गोनो, देखिए यहाँ पे गोनो आ रहा है। गोनो मीन्स होता है यानी गोनिया यानी एंगल। क्या होता है? एंगल। एंगल बोले तो कोण। और मेट्री, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट यानी मापन। क्या ये 3 वर्ड्स का इसमें उच्चारण हुआ? तो ये कौन कौन सा? ट्री मीन्स होता है 3 यानी 3, गोनो मीन्स होता है एंगल यानी कोण, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट यानी मापन। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ 3 कोणों का माप होता है। यहाँ पे देखिए उच्चारण सही, संधि विच्छेद जब किए तो पता चल गया कि त्रिकोणमिति का अर्थ 3 कोणों का माप होता है, यानी कोणों का मापन के बारे में इसमें पढ़ना है। तो हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में, तो त्रिकोणमिति का अर्थ तो समझ गए। तो त्रिकोणमिति कब से हमारे जीवन में प्रारंभ हुई, यानी त्रिकोणमिति का डिस्कवर कब से हुआ? तो त्रिकोणमिति का डिस्कवर 5वीं से 6ठी शताब्दी में ही शुरू हो गई थी। कब से कब? 5वीं से 6ठी शताब्दी में ही शुरू हो गई थी। और त्रिकोणमिति का सबसे पहले खोज किसने किया और कब हुआ और किस देश से हुआ? तो त्रिकोणमिति का खोज सबसे पहले हमारे भारत जैसे देशों से ही हुआ। और भारत के बहुत सारे मैथमेटिशियन का इसमें योगदान रहा। जैसे भारत के ही मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, और फिर मिस्र यूनान के एक मैथमेटिशियन थे जिनका हिपाक्स नाम था, उनका भी त्रिकोणमिति में बहुत योगदान रहा। लेकिन अगर मेनली रूप से पूछे कि सबसे अधिक योगदान किसका रहा, यानी कौन इनका जन्मदाता है, तो वो हमारे भारत का ही मैथमेटिशियन है, जिसे आप लोग जो बहुत ही प्रचलित है, आप लोग उनके बारे में जानते भी होंगे। ये है आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट को ही त्रिकोणमिति का पिता भी कहा जाता है। क्या? आर्यभट्ट को ही त्रिकोणमिति का पिता भी बोला जाता है। तो अब हम लोग ये तो जान लिए कि इसका डिस्कवर कैसे हुआ, कब से हुआ, तो और ये त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। अब हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, यानी हम लोग जो त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा, तभी तो हम अपने लाइफ में इसे पढ़ते हैं। तो इसका क्या उपयोग है? तो इसका बहुत सारे उपयोग है। जैसे खगोल शास्त्र में इसका उपयोग है, यानी पृथ्वी से जब सूर्य की दूरी मापना हो तो कितने एंगल पे कैसे है, कितनी दूरी है, वो सब ट्रिगोनोमेट्री, इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते हैं। या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग में भी, जैसे अगर किसी का बोन फ्रैक्चर हो गया तो कितने डिग्री एंगल पे वो टूटा, ये सब अगर ट्रीट करना हो तो उसके लिए भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता। तो ये सब हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। अब बात आती है कि ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग वर्ड्स तो यूज कर रहे हैं, तो ये त्रिकोणमिति होता क्या है, यानी जानिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे जाने कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है 3 कोणों का माप। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि त्रिकोणमिति में खास रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज। आप लोग सभी जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है।
ये समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और ये सिर्फ यहाँ पे कौन बोल रहा है, तो हम लोग इसका डिफिनेशन में बोल सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है ये एक मैथ्स का ब्रांच है। क्या है? यानी गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजा के बारे में पढ़ते होंगे और कोण से संबंधित जानकारी प्राप्त करते होंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो जब आप लोग को डिफिनेशन कोई पूछे तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैथ्स की यानी गणित की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजा और कोण से संबंधित मापन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कोण से संबंधित और भुजा से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो अब बताइए कि मैं तो आप लोग को बोली कि ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया गया, तो क्यों किया गया है? ये ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही स्पेशली क्यों पढ़ते हैं? बहुत सारा त्रिभुज होता है तो उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि जब त्रिकोणमिति का डिस्कवर हो गया था, जब ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कवर हो गया था तो उसका उपयोग करने की बात आई। तो जब उपयोग करने की बात आई तो आर्यभट्ट जिन्हें त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है, आर्यभट्ट ने सबसे पहले त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग किए और इसीलिए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ते हैं। अब समकोण त्रिभुज में होता क्या क्या है, तो यहाँ पे फिर से एक समकोण त्रिभुज का हम लोग निर्माण करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में मान लिया ये त्रिभुज का शीर्ष है ABC और ये 90 डिग्री होता है, आप लोग को पता है। सबसे पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोणों का मान 90 डिग्री यानी ये 90 डिग्री का सिंबल है या 90 अंश का हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में इसे बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस यानी आधार। और इसे किससे? इसे B से डिनोट करते हैं, स्मॉल b से डिनोट करते हैं। और इसे आसन भुजा भी बोला जाता है। क्या? आसन्न भुजा भी बोला जाता है। और ये इसे क्या बोला जाता है? जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। और इसे लंब भी बोलते हैं और इसे हम लोग सम्मुख कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा, सॉरी क्योंकि ये भुजा है, सम्मुख भुजा बोलते हैं। और इसे कर्ण बोलते हैं, जो सबसे लंबी रेखा यानी जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसे स्मॉल h से डिनोट किया जाता है यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। अच्छा आप बताइए कि इसे ये BC को आधार ही क्यों बोलते हैं और AB को लंब ही क्यों बोला गया है और AC को कर्ण ही क्यों बोला गया है? तो BC को आधार इसीलिए बोला गया है क्योंकि देखिए ये जो BC भुजा है उसी पे AB और AC भुजा टिकी हुई है। और ऐसे भी कोई भी वस्तु जिस चीज़ पे वो टिकी हुई होती है यानी जिस चीज़ पे वो आधारित है उसे हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्योंकि ये जो आधार है BC उसी पे AB और AC भुजा क्या है? AC भुजा स्थित है। कोई भी वस्तु जिस पे वो स्थित है उसे क्या बोलते हैं? उसे आधार बोला जाता है। आधार को हम लोग आसन्न भुजा भी बोलते हैं, जिसे स्मॉल b से डिनोट किया जाता है। अब AB को परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये BC भुजा है ना, तो BC के बिल्कुल सम्मुख यानी BC के बिल्कुल सामने ही क्या? AB भुजा है। तो जब भी हमारे कोई सामने होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं कि देखो वो मेरा सम्मुख खड़ा है, इसीलिए हम लोग इसे सम्मुख भुजा बोलते हैं यानी लंब बोलते हैं, जिसे कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। अब AC को कर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये सभी भुजा में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा है। देखिए AC सबसे बड़ा है और कोई भी बड़ा होता है तो हम लोग उसे कर्ण बोलते हैं। जैसे कोई बड़ा भाई है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। और छोटे को अनुज बोलते हैं, तो इसीलिए AC को कर्ण बोला जाता है। अब लंब क्या होता है, आधार का क्या होता है और कर्ण क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज के भुजा के बारे में। यानी इसे आधार बोला जाता है, BC को आधार बोला जाता है जिसे स्मॉल b से डिनोट किया जाता है। इसे लंब बोला जाता है जिसे कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। और इसे कर्ण बोला जाता है जिसे स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। हम लोग को पता है कि और ये
90 डिग्री का सिंबल होता है। हम लोग को पता है कि त्रिभुज में 6 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन? 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अभी बताई कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। उसमें आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है। आधार को आधार क्यों बोला जाता है, कर्ण को कर्ण क्यों बोला जाता है और लंब को लंब क्यों बोला जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि लंब होता क्या है, आधार होता क्या है, कर्ण होता क्या है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आधार क्या, लंब क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज की ऐसी भुजा होती है लंब, जिसे अगर हम कोई भी कोण को अगर वो थीटा मानते हैं ना, तो उसके सामने वाले जो भुजा होता है वही लंब कहलाता है। यानी समकोण त्रिभुज में वैसी भुजा जिसे हम अगर कोई भी कोण को थीटा माने तो उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। यानी अगर हम ए को थीटा मानेंगे तो ए के सामने वाली भुजा कौन है? बीसी है, तो बीसी यहाँ पे लंब हो गया। अगर हम सी को थीटा मानेंगे तो सी, ये सी के सामने वाले भुजा कौन है? थीटा के, तो ए बी है, तो ये लंब हो गया। यानी समकोण त्रिभुज में वैसी भुजा जिसमें अगर किसी भी कोण को हम लोग न्यून कोण माने, न्यून कोण को थीटा बोलते हैं, तो उसके सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। अब कर्ण क्या होता है? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बी 90 डिग्री है, तो बिल्कुल इसके सामने वाले भुजा एसी है, उसे कर्ण बोलते हैं। आधार क्यों आधार अब ये आधार क्या होता है? तो ए बी और ए सी यानी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अलावा जो तीसरी भुजा बच जाती है उसे हम लोग आधार बोलते हैं। यानी जिस पे दो भुजा टिकी हुई होती है उसे आधार बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अब देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 6 निष्पातियाँ होती हैं। देखिए, अब हम लोग समकोण त्रिभुज के 6 निष्पातियाँ के बारे में जानेंगे। इसका 6 निष्पातियाँ कौन कौन होता है? तो एक होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट एंड सेकेंड और कोसेकेंड। देखिए, इतना बड़ा नेम रखना तो संभव नहीं था, इसलिए कुछ जो मैथमेटिशियन थे इस नेम को शॉर्ट बना दिए और ये साइन का जो ये साइन है SIN उसे सिर्फ साइन बोल दिए, साइन थीटा ऐसे बोले। ये कोसाइन है जिसे कॉस थीटा बोले। इसे हम लोग थीटा नहीं लगा सकते क्योंकि थीटा तब लगता है जब हम किसी एंगल को मानते हैं। और ये जो टेंजेंट था उसे टैन बोला जाता है, और को जो टेंजेंट था उसे कॉट बोला जाता है, और सेकंड जो था उसे सेक बोला जाता है, और ये को सेकंड जो था उसे कॉसेक बोला जाता है। तो ये हो गया इसका शॉर्ट नाम। अब देखिए, ये साइन जो होता है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, और कॉस जो होता है वो ये सेक का अपोजिट होता है, और ये जो टैन होता है वो कॉट का अपोजिट होता है। तो ये साइन का अपोजिट कैसे होगा? कॉसेक। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन इक्वल टू, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा, क्योंकि हम लोग जब भी साइन का मान निकालेंगे, साइन का मान लिखेंगे तो कोई किसी न किसी थीटा को ही लिखेंगे, या तो आप थीटा लिखिए या तो फिर किसी एंगल का नाम लिखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा। सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, ये सब। तो देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब किसे बोला जाता है? ये ए बी जो है वो लंब हुआ, तो ये साइन थीटा बराबर होता है लंब, जिसे ये कैपिटल P से डिनोट किया जाता है, और कर्ण जिसे स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। यानी आप बोल सकते हैं P/H या फिर लंब बाई कर्ण। अब साइन का अपोजिट क्या होता है? तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। मैं अभी आप लोगों को बताई कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉसेक थीटा बराबर साइन का अपोजिट हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी H/P। अब ये साइन थीटा अब कॉसेक थीटा हो गया। अब सेक थीटा बराबर यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या? यानी B/H। अब कॉस का अपोजिट कौन होता है? तो कॉस का अपोजिट सेक होता है।
तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर ये कॉस थीटा का अपोजिट होगा, यानी कर्ण बटा आधार, यानी h/b। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है ये p/b, यानी लंब बटा आधार, यानी p/b। अब टैन का अपोजिट क्या होता है, तो टैन का अपोजिट चूंकि कॉट होता है, तो कॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, यानी आधार बटा लंब, यानी b/p। इसे आप लोग एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। जैसे एक ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद, हर बच्चे इसे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, हरी हरी बोल, और ऐसे करके लिख सकते हैं सोना चांदी तौल। यानी साइन, यहाँ एस का मतलब होता है साइन थीटा, सी का मतलब होता है कॉस थीटा, और टी का मतलब होता है टैन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। और टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी आधार बटा लंब बटा आधार। अब जब आप लोग इसे अपोजिट करके पढ़ेंगे कि ये साइन है, तो इस साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो h/p होगा। जब साइन थीटा बराबर p/h हो रहा है, तो कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर h/p। उसी तरीके से ये कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो h/b। टैन का अपोजिट क्या होता है, तो टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/p। आप लोग इसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, और फिर ये डैश देकर लिखेंगे सोना चांदी तौल, यानी साइन कॉस टैन। जब आप लोग को ये पता हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग को ये भी पता होगा कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और ये जो कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू ये होता है, तो कॉसेक थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। अब एक और भी फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे बता देती हूँ। उस समय मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर साइन थीटा बराबर निकालना रहे, यानी बोलेगा कि साइन थीटा किसका अपोजिट है, तो 1/कॉसेक थीटा का, यानी 1/कॉसेक थीटा का अपोजिट है ना, क्योंकि ये कॉसेक थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी 1/कॉसेक थीटा। अब कॉस थीटा किसका अपोजिट है, तो 1/सेक थीटा का। अब टैन थीटा किसका अपोजिट है, तो 1/कॉट थीटा का। तो इसी पे एक फॉर्मूला है, नोट देकर लिखते हैं कि बोलता है कि साइन थीटा इंटू 1/कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये साइन थीटा इंटू 1/कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है, तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। साइन थीटा, ये 1/कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा था, तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिख दिए। अब ये जो 1/कॉसेक थीटा ये किसका अपोजिट है, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का अपोजिट है, तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा। देखिए अब कुछ फॉर्मूला आता है, जैसे बोलता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है, आपको मैथ्स बनाने में, यानी ये जो मैथ्स होता है वो उसे बनाने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगा। तो इसे आप लोग नोट करेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्यों होता है, तो देखिए ये साइन थीटा है, तो पहले आप लोग साइन थीटा लिख दें, इसे मैं प्रूव कर रही हूँ। ये कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, तो कॉसेक थीटा, चूँकि आप यहीं पर जाने कि साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉसेक थीटा को आप लोग लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे होता ही ये साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा था, तो साइन थीटा तो यहाँ पे लिख दिए, इंटू है तो इंटू लिख दिए। अब ये कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा किसका अपोजिट है, तो साइन थीटा का अपोजिट है। तो जिस तरीके से साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा लिखा है, तो आप कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1/साइन थीटा।
तो जब साइन थीटा से साइन थीटा कट होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसीलिए फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। 3 चूंकि फॉर्मूला इसमें होता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब ये भी क्यों होता है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। क्योंकि कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, 1 सेक थीटा का। तो देखिए ये कैसे प्रूव्ड होगा। कॉस थीटा तो हम लोग लिख दिए, बीच में इंटू है तो इंटू। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, तो सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा लिख सकते हैं तो सेक थीटा बराबर भी लिख सकते हो 1 कॉस थीटा। तो अब ये 1 कैसे होगा, तो जब कॉस को कॉस से कॉस थीटा को कॉस थीटा ऐसे कट कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। इसीलिए ये प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। तो ये क्यों होता है, तो इसके लिए भी है। tan थीटा किसका अपोजिट होता है, 1 कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा किसका अपोजिट होगा, तो 1 tan थीटा का। तो tan थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा तो हम लोग लिख दिए। अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बताइए कि 1 tan थीटा। अब ये भी tan थीटा से tan थीटा कट कर दीजिए, बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो ये सब आप नोट कीजिएगा, क्योंकि जब आप मैथ्स बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये सब फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। और ये सभी माइंड में रखिएगा। मैं जो डिफिनेशन बोलती हूँ उसे भी आप लोग कॉपी पे नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो सब जानते हैं यानी ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो आगे आपको फॉर्मूला प्रूव करने में भी और क्वेश्चन बनाने में भी बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग कल उपस्थित होंगे फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला प्रूव करेंगे, इसका मान बताएंगे कि sin 30 का मान कितना होता है और क्यों होता है, इसे कैसे प्रूव किया जाता है, ये सब। और फिर आगे भी हम लोग क्वेश्चन कराएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और हाँ अदर के पास से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं और लॉकडाउन होने के कारण बहुत सारे बच्चे क्लास से और कोचिंग नहीं जा पाते होंगे, तो वो यूट्यूब पे ऑनलाइन यानी पढ़ाई में फ़ायदा उठा सके, इसके लिए मैं आप लोग को शेयर करने के लिए बोलती हूँ। तो तब तक के लिए थैंक्स।